हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम टू जैसे स्टडी क्लासेस। आज से हम स्टार्ट करेंगे व्याकरण। लेकिन सबसे पहली जिम्मेदारी ये है कि आप वीडियो को शेयर करें, क्योंकि अगर आप शेयर नहीं करोगे, इस पर व्यूज़ नहीं आ रहे हैं तो ये सीरीज़ बंद कर दी जाएगी। हम जानते हैं व्याकरण। सबसे पहला प्रश्न है, व्याकरण किसे कहते हैं। तो व्याकरण वह शास्त्र है या व्याकरण वह कला है, आप कह सकते हैं, जिससे हमको भाषा को शुद्ध रूप में लिखने, पढ़ने तथा बोलने का ज्ञान होता है। तो आप लिखेंगे व्याकरण वह शास्त्र है जिससे हमें भाषा ज्ञान होता है। व्याकरण वह शास्त्र है जिससे हमें भाषा को शुद्ध रूप में लिखने पढ़ने और बोलने का ज्ञान होता है। जो हम तीनों काम करते हैं शुद्ध रूप में, तो व्याकरण की ही सहायता से करते हैं। अगर व्याकरण के अंग की बात किया जाए तो व्याकरण में 3 अंग होते हैं। पहला होता है वर्ण विचार। वर्ण विचार में जैसे ध्वनियाँ हो गई या वर्णमाला हो गया, इनकी शुद्धता को हम जानते हैं। यानी हम व्याकरण के अंग की बात करें, व्याकरण के अंग। तो पहला है वर्ण विचार। इसमें हम किसको पढ़ते हैं? इसमें हम ध्वनि को पढ़ते हैं। वर्ण विचार में ध्वनि को पढ़ते हैं, वर्णमाला को पढ़ते हैं या वर्णों की शुद्धता को पढ़ते हैं। इसमें ध्वनि मतलब आप वही वर्णमाला, कामा वर्णमाला की शुद्धता। ये व्याकरण का पहला अंग हुआ। दूसरा अंग जो होता है वो शब्द होता है, जिसमें आप सार्थक शब्द पढ़ते हैं और ढेर सारे शब्द पढ़ते हैं, जैसे शब्दावली वगैरह पढ़ते हैं या नए शब्द। जैसे अभी क्वारंटाइन जो शब्द है, वो अपनी भाषा में भाषा का एक गुण भी होता है कि नए शब्दों को ग्रहण करना। तो जैसे क्वारंटाइन शब्द को हिंदी भाषा ने अपने आप में ग्रहण किया। तो इसमें दूसरा हो जाएगा शब्द विचार। शब्द विचार में सार्थक शब्द, नए शब्द, और शब्दावली को भी पढ़ते हैं। यानी अर्थ, शब्दावली मतलब शब्दार्थ। शब्दावली को पढ़ते हैं। ये अगला जो है वाक्य, तीसरा नंबर का जो इसका अंग है वो वाक्य है, जिसमें हम तत्भव तत्सम पढ़ते हैं या संज्ञा सर्वनाम वगैरह पढ़ते हैं। तो इसको हम इधर देख लेते हैं। तीसरा अंग जो है वो है वाक्य। वाक्य में हम क्या, सार्थक शब्द, सार्थक शब्द नहीं, तत्भव तत्सम, संज्ञा सर्वनाम, इनका हम ज्ञान किस में करते हैं? वाक्य विचार में या वाक्य में हम करते हैं। ये भाषा जो है, भाषा किसी भी भाषा के व्याकरण के अंग होते हैं 3। वर्ण विचार जिसमें वर्णों या ध्वनियों को हम पढ़ते हैं। फिर शब्द विचार जिसमें हम नए शब्द या सार्थक शब्द, जैसे कुछ शब्दों का निर्माण होता है तो उनका अर्थ जो है, जैसे हम क्वारंटाइन जो शब्द है उसको सार्थक पहले बनाएं कि हाँ किसी
आप क्वारंटाइन तो कोरोना काल में समझते हैं। फिर उसके बाद वाक्य, वाक्य जो है तत्भव तत्सम, यानी जो तत्भव और तत्सम संस्कृत वगैरह से या अन्य भाषाओं से लिए गए शब्द होते हैं। फिर संज्ञा और सर्वनाम आप समझते ही हैं। ये हुआ। अब हम बात करें व्याकरण की उत्पत्ति की। व्याकरण शब्द की उत्पत्ति जो है, जो व्याकरण शब्द की उत्पत्ति, व्याकरण शब्द की उत्पत्ति बी प्लस अड़ंग प्लस कृत, यानी वी प्लस अड़ंग प्लस क्री और लास्ट में जो है वो अलुट से हुई। अलुट। अब इनका हम अर्थ देखते हैं क्या होता है। बी का अर्थ बी ही होता है और अडंग का मतलब होता है आ। ये संस्कृत भाषा से उत्पत्ति हुई है। इसका बी होता है और इसका जो होता है अर्थ वो आ होता है। आ होता है और इसका जो अर्थ होता है करण होता है। तो ये टोटल मिला के क्या बनता है, ये इसका मतलब होता है इन दोनों का करण। तो ये बन जाता है आपका व्याकरण। व्याकरण ये संस्कृत भाषा के बी जो है ये क्या है, प्रत्यय है, पहले लगा है, और अलिट जो है वो पीछे लगा है। ये ऐसे शब्द का मतलब व्याकरण शब्द की इस तरह से उत्पत्ति हुई है। अगर बात किया जाए कि हिंदी जो है वो 12वीं लिपि के से उत्पत्ति हुई है, जो अपनी देवनागरी लिपि में हिंदी हम लिखते हैं, तो हिंदी की उत्पत्ति किस में हुई है, हिंदी की लिपि। हिंदी की लिपि जो है क्या है, देवनागरी। देवनागरी, और ये देवनागरी जो लिपि है इसकी उत्पत्ति 12वीं लिपि। 12वीं लिपि जो है आप पढ़ चुके हैं, ये मध्य भारत के द्रविड़ परिवार की ढेर सारी भाषाएं इससे ही लिखी जाती है, 12वीं लिपि से। तो इससे जो है देवनागरी लिपि की उत्पत्ति 12वीं लिपि से हुई है। अगर बात किया जाए कि देवनागरी भाषा में केवल हिंदी ही लिखा जाता है या और भी कोई भाषा है, तो देवनागरी भाषा में और अन्य भाषाएं जैसे गुजराती हो गए, मराठी हो गया, नेपाली आदि अनेक भाषाएं विश्व की लिखी जाती हैं। देवनागरी लिपि में गुजराती, नेपाली, मराठी आदि भाषाएं लिखी जाती हैं। आदि मतलब अन्य अनेक भाषाएं लिखी जाती हैं। देवनागरी लिपि में ऐसा ही नहीं है कि केवल हम इन्हीं को ही लिखते हैं। ये हो गए। अब फिर जो हमारी जो ध्वनियाँ होती हैं उनको एक चित्र हम दे देते हैं, वही हो जाती हैं लिपि। जैसे हम आ को ये एक चित्र दे दिए, इसी को हम कह देते हैं लिपि। ठीक है, चलो ये हो गया खत्म। अब हम चलते हैं थोड़ा हिंदी के बारे में जान लेते हैं। जैसे अगर बात किया जाए हिंदी की उत्पत्ति, तो हिंदी की जो उत्पत्ति है वो ईरानियों के द्वारा हुई है। हिंदी शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, वो ईरानी के द्वारा हुई है। ईरानियों के द्वारा हुई है। ईरानी जो है वो हिंदी की उत्पत्ति किए हैं, ना कि मतलब अपने इंडिया वाले हिंदी शब्द की उत्पत्ति किए हैं। इस जो ये है इसकी उत्पत्ति लगभग 1000 ईसा पूर्व हुई थी। कब, 1000 ईसा पूर्व।
इतना पहले लगभग में है, ये एग्जैक्ट डाटा नहीं है, लगभग में है। अगर बात किया जाए कि ईरानी जो है वो सा जो शब्द है सा, जैसे अपने यहाँ जो सिंधु नदी बहती है भारत के यहाँ पर, आप ऐसे जानते होंगे पंजाब वाले क्षेत्र में, यहाँ पर जो सिंधु नदी ये बहती है, ये भारत मान लिया जाए थोड़ी देर के लिए। तो ये जो सिंधु नदी बहती है इसको वो सा ना कह पाते थे, सा नहीं कहते थे, इसको हा कहते थे। तो सिंधु को हिंदू कहते थे, वो सिंधु को क्या कहते थे, हिंदू। इसलिए जो भारत के अन्य और इधर लोग रहते थे उनको हिंदू, वहाँ इस क्षेत्र को हिंद कहने लगे वो लोग, सिंध वाले क्षेत्र को, और जो इसमें रहते थे लोग उनको हिंद कहने लगे, हिंदुस्तानी यानी, ठीक है। तो इस तरह हिंदी शब्द की उत्पत्ति ईरानियों द्वारा हुई। ये जो हिंदी शब्द की उत्पत्ति है वो हिंदी शब्द की नहीं, फारसी शब्द की है। ये कौन से शब्द की है, ये फारसी शब्द की है, फारसी शब्द की, फारसी शब्द से हिंदी शब्द की उत्पत्ति हुई है। इस तरह हम बात किया जाए, अगला पॉइंट जो है थोड़ा दिवसों को रिवीजन कर लेते हैं, इससे पहले भी हम वीडियो में बता चुके हैं। तो जो हिंदी दिवस है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी दिवस, हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाते हैं। सितंबर को मनाते हैं। अगर विश्व हिंदी दिवस या अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस की बात किया जाए तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस, तो 10 जनवरी। अगर अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, जैसे हमारी मातृभाषा हिंदी है तो सभी लोग अलग अलग मनाते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की बात किया जाए तो 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। मातृभाषा दिवस 21 फरवरी, 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। यहीं पर भाषा की जो सबसे छोटी लघुत्तम इकाई होती है वो ध्वनि होती है। भाषा की जो होती है सबसे, भाषा की सबसे छोटी लघुत्तम इकाई जो होगी क्या होगी, ध्वनि। अगर इस तरह से क्वेश्चन करे, अगर क्वेश्चन करे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो आप वर्ण बताएंगे, और भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई अगर पूछ ले तो वाक्य हो जाएगी। ये 3 पॉइंट याद रखें। यहाँ पर क्या बताया, भाषा की सबसे छोटी लघुत्तम इकाई ध्वनि हो जाएगी, भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होगी वो क्या होगी, वर्ण होगी, और भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई जो होगी वो वाक्य होगी, जिससे कोई अर्थ निकले, सार्थक मतलब अर्थ निकले। अब हम आते हैं वर्णमाला की तरफ, अपने हिंदी के वर्णमाला पर। ये थोड़ी बेसिक जानकारी थी जिसको हमने आपको बताया। वर्णमाला, वर्णमाला किससे कहते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन ये। तो आप माला तो देखे ही होंगे, तो जो माला होता है वो क्या कहता है, मोतियों को गुहे यानी पिरोए रखने का काम करता है, एक ही में लगाए रखने का। तो जो वर्णों का व्यवस्थित क्रम होता है इसी को वर्णमाला कहते हैं। इसको आप लिख सकते हैं, वर्णों के समूह या समुदाय। समुदाय में समझ में आया कि व्यवस्थित क्रम, वर्णों के समुदाय को ही वर्णमाला कहते हैं। ये वर्णमाला की परिभाषा हो गई। अगर वर्णमाला का बात किया जाए कि वर्णमाला कितने प्रकार के होते हैं, तो हिंदी में जो है वर्णमाला 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। जो वर्णमाला का विभाजन है
वर्णमाला कितने प्रकार के होंगे? वो 2 प्रकार के। एक क्या होगा? स्वर, और एक होगा व्यंजन। स्वर की बात किया जाए तो वो शब्द जो क्या होते हैं? स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, वो स्वर कहलाते हैं। स्वर जो है वह शब्द या वह वर्ण, वर्ण की बात कर रहे हैं, वह वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, वो स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 11 होती है। जो री है वो स्वर नहीं है। री जो है, अब री को हम स्वर के रूप में काउंट नहीं करते हैं, ये आप याद रखना। तो इनकी स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। बात किया जाए वर्ण, इसमें व्यंजन की, तो व्यंजन यहाँ देख लेते हैं। व्यंजन, जो व्यंजन है वह शब्द जो स्वर की सहायता से बोले जाएं। किसकी सहायता से? स्वर की सहायता से बोले जाएं। उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? तो ये 33 होते हैं। जो व्यंजन की संख्या है 33। अगर बात किया जाए वर्णमाला में लेखन के आधार पर, वर्तमान लेखन के आधार पर कुल कितने शब्द हैं, तो आप वर्णमाला में वर्तमान लेखन के आधार पर वर्ण की संख्या तो हो जाएगी 52। कैसे होगी वो मैं बता दे रहा हूं। 52 कैसे होगी? 11 हो जाएंगे आपके स्वर, और क्या हो जाएंगे? 33 जो हो जाएंगे, 33 को हम बांट लेते हैं। 25 जो हो जाएंगे वो स्पर्श व्यंजन हो जाएंगे। स्पर्श व्यंजन। फिर उसके बाद जो होगा 4 ऊष्म व्यंजन होंगे, 4 अंतस्थ व्यंजन होंगे। 4 ऊष्म व्यंजन और 4 अंतस्थ होंगे। और फिर उसके बाद 4 संयुक्त और 2 द्विगुण होंगे। 4 संयुक्त और 2 द्विगुण। और 2 जो होंगे वो होंगे अयोगवाह। 2 होंगे कितने? अयोगवाह। अब आप जोड़ सकते हैं ये 11, 25, 4, 4, 4 और फिर 2 और 2, ये टोटल हो जाएंगे आपके 52। ये हो गए क्या? वर्णमाला के वर्तमान लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या। अगर बात किया जाए कि जो इस समय वैसे कितने हैं शब्द या कितने वर्णमाला हैं, तो 45 माने जाते हैं। इनमें क्या होता है कि ये 27 हो जाते हैं। 27 ये हो जाएंगे, 11 ये हो जाएंगे ऊष्म अंतस्थ, और ये जोड़कर ये जो अयोग वाह और द्विगुण और अंतस्थ व्यंजन ये छूट जाते हैं। 52। तो ये हो जाएंगे आपके। अगर अभी कामता प्रसाद जी के अनुसार माना जाए, कामता प्रसाद गुरु हुए हैं, ये बहुत बड़े व्याकरणाचार्य हुए हैं। कामता प्रसाद गुरु, तो कामता प्रसाद गुरु जो हैं, इनके अनुसार जो वर्णों की संख्या है वो 43 और 46 है। वैसे मानते हैं 43 मूल रूप से, नहीं तो ये कितने 46 मानते हैं। ये क्या कहते हैं? 13 स्वर और कितने 33 व्यंजन, ये हो जाएंगे आपके 46। कह रहे हैं कि वास्तविक रूप से कितने होते हैं? 43, वरना कितने होते हैं? 46। और
जो एक हैं नारायण तिवारी जी, उनके अनुसार क्या होता है, 51 वर्ण होते हैं। नारायण तिवारी जी के अनुसार 51 होते हैं। इनमें क्या होता है, केवल री जो होता है वो उसको वो नहीं मानते हैं। बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको शेयर जरूर करना, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास पहुंच सके। अभी हम आपको बताएंगे क्या, एक वीडियो आएगा स्वर के विभाजन का और एक जो होगा व्यंजन के। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।